आज के शो में। पाक चाइना टाउन कराची स्कीम 45 नॉर्दर्न बाईपास के नाम पर शहरियों से मुबैना फ्रॉड, जाली फाइलें, फर्जी प्लानिंग, जमीनी हकाइक बरक्स मुतासरीन सरापा एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से अहम तरीन प्रोग्राम है आप हमारा, और एक हाउसिंग स्कीम तो हम उठाएंगे ही जिसका मामला और इसके जो स्टेटस है, इसके जो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड हुआ है, उनके मालिकान का मौक़िफ़ भी सुनवाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ये बड़ा अहम और संगीन मामला है। इसको समझने की बड़ी गौर से ज़रूरत है कि बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी या तो इन्वेस्ट करते हैं या अपनी रिहाइश के लिए किसी हाउसिंग स्कीम में पैसा लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि उनकी जमा पूंजी या तो उनकी औलाद या उनके लिए मुस्तकबिल में काम आ सके। और ऐसे में जब कोई हाउसिंग स्कीम का ऐड आता है तो उनके लिए ये जांचना, ये समझना कि जिस हाउसिंग स्कीम में वो पैसा लगा रहे हैं वो हाउसिंग स्कीम दरअसल जेन्युइन है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल होता है। हाउसिंग स्कीम्स में होता क्या, और जिस स्कैम को मैं आज उठा रहा हूँ इसमें क्या हुआ है, इससे कबल आपको इस बात को समझाने के लिए और इस बात को थोड़ा सा और तशरीह करने के लिए कि किस तरह के स्कैम हाउसिंग स्कैंडल्स होते हैं पाकिस्तान भर में, किस तरह के हाउसिंग स्कैम्स होते हैं। मैं चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल, जो कि उनकी काविशें हैं इस वक्त हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से, कई ऐसे अलॉटीज़ हैं जिन्हें हम जानते हैं और जिनके साथ फ्रॉड हुआ या जिनकी पेमेंट्स रुकी, फिर नैब ने रिकवर की और लोगों को चेक्स वापस किए। तो हाउसिंग के ऊपर चेयरमैन नैब का एक खुसूसी तवज्जो इस वक्त हमने देखा है कि है मेगा करप्शन स्कैम जिससे आम आदमी मुतासर होता है। वो क्या कहते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि ये स्कैम होता किस तरह से है और किस तरीके से पैसा आवाम से लिया जाता है धोखाधड़ी देकर, और उस पर वो बिजनेस कम्युनिटी को क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। 135 रेफरेंसेस में 35 रेफरेंसेस भी बिजनेसमैन कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इसमें एक बात जो मेहरबानी करके आपको ज़हन नशीन करनी है कि जेन्युइन बिजनेस कम्युनिटी और वो माफिया जिन्होंने के बिजनेसमैन या बिजनेस कम्युनिटी का लिबादा उड़ा हुआ है, आपने इसमें फ़र्क रवा रखना है। हमारे केसेस की ज़्यादा तादाद उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में है। आप यकीन करें कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिनके पास 500 गज ज़मीन नहीं थी, उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा फार्म तकसीम किए, उन्होंने 50 करोड़ से ज़्यादा रुपया एक हफ्ते के अंदर इकट्ठा किया, और जब करोड़ कोई 2.5 अरब की सूरत में चेंज हुआ तो वो लेके दुबई चले गए, और इस वक्त तो दुबई से भी कहीं आगे जाके बैठे हैं। अगर ऐसी सोसाइटीज़ के खिलाफ एक्शन लिया गया तो आप बताएं कि इसमें क्या ज्यादती थी। ये वो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आज हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। जब चेयरमैन नैब कहते हैं कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो लोगों को धोखा देती हैं, तो हमारे काम बनता है कि हम इस वक्त हाईलाइट कर सकें ताकि मुताल्लिका अथॉरिटीज एक्शन ले सकें। और अगर ये धोखाधड़ी नहीं भी है तो मुताल्लिका जो अफराद हैं वो आके इस प्रोग्राम में अपना वर्जन दे सकते हैं, जिसके लिए उनसे रब्ता भी किया गया। बात हो रही है पाक चाइना टाउन कराची स्कीम 45 नॉर्दर्न बाईपास की, जहां पर जो इल्ज़ाम है और जो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, जिसके मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो ऐड है 18 मई 2019 का प्रिंट ऐड है, और इसके साथ साथ जो एनओसी हमारे पास दस्तावेजात की सूरत में आई है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ज़मीन के हवाले से, एसबीसीए के डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखें और प्रिंट आउट देखें तो उसमें 9 एकड़ 20 घंटा मंजूर शुदा है, जिसकी अप्रूवल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दे चुकी है। लेकिन इसके बरक्स उस हाउसिंग स्कीम का नक्शा आप देखें जो प्रपोज्ड है, उस नक्शे में आपको नजर आएगा कि तकरीबन 3500 से जायद प्लॉट्स उसमें रखे गए हैं, जबकि एसबीसीए के डॉक्यूमेंट्स में, एसबीसीए के एनओसी में जो प्लॉट्स अप्रूव्ड हैं, सेलेबल प्लॉट्स अप्रूव्ड हैं, रेजिडेंशियल 164 है। इसी तरह कमर्शियल की फहरिस्त भी आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट समरी है इस मंसूबे की। लेकिन इसके बरस जो उसका नक्शा है, उस नक्शे के अंदर आप अगर नक्शे को देखेंगे तो जो नीचे लाल रंग से सुर्ख आप दायरा नजर आ रहा है, ये वो जमीन है जो कि अप्रूव्ड या मंजूर शुदा है। लेकिन उस नक्शे से ऊपर जो आपको सारे प्लॉट नजर आ रहे हैं, ये मुबैना तौर पर वो प्लॉट्स हैं जो मंजूर शुदा नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, और इनको प्रपोज किया गया है और इस पर पेमेंट्स ली गई हैं, प्लॉट्स बेचे गए हैं, प्लॉट्स फरोख्त किए गए हैं। और एग्जैक्टली जो चेयरमैन आप बता रहे थे कि 50 गज का प्लॉट है या 5000 गज का प्लॉट है तो 50,000 गज का बेच दिए गए हैं और करोड़ रुपए कमा लिए गए हैं। एग्जैक्टली जो सिनेरियो लगता है वो हमें ये लगता है। इस प्रोग्राम को मजीद समझते हैं कि कंप्लेनेंट जो इस स्कीम के पाक चाइना टाउन के फुरकान लखानी साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, शिकायत कुरंदा है, और इसके साथ साथ शहजाद भट्टी साहब साबिक डीजी इज विद अस, जैन अली हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं फुरकान लखानी साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर पाक चाइना टाउन का,
और जो अप्रूव्ड है ये आपके इल्म में था जब आप खरीद रहे थे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे? नहीं सर, उस वक्त मेरे इल्म में नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना इधर इंटरफेयर नहीं था। मैं खाली एज ए इन्वेस्टर उधर गया था कि भाई ये प्लॉट आप इन्वेस्टमेंट करें जी। फिर हम ही इन प्लॉट्स के पास, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उन्हीं को सेल करेंगे, तो उस पर आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो मैंने प्लॉट्स पे इन्वेस्टमेंट करी थी और उस वक्त ये नक्शा जो है वो छोटा हुआ करता था। छोटा हुआ से मीन्स इसमें ए से लेकर के ब्लॉक्स तक के प्लॉट्स हुआ करते जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। फिर बाद में इन्होंने जाहिर किया कि भाई हमने और ज़मीन ख़रीद ली है, जिसका भी नक्शा आपकी स्क्रीन पे है वो नक्शा। फिर उन्होंने कहा कि हमने और ज़मीन ख़रीद ली है और लोगों को ये सेल कर रहे हैं प्लॉट्स। इसमें ये लोग 3.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का एक प्लॉट सेल करते हैं, जो भी जैसा क्लाइंट आ जाए इनके पास। कभी किस्तों पे दे देते हैं, कभी जो है वन शॉट पेमेंट पे 3.5 लाख का दे देते हैं, कभी किस्तों पे। फुरकान साहब ये बताइएगा कि जब आप खरीदने जा रहे हैं जमीन और आपको या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं पैसा, तो आपको ये कैसे पता, यानी किस तरह से, एक आम शहरी है, मैं भी एक आम शहरी हूँ, पता कैसे चलेगा कि जो नक्शा ये दिखा रहे हैं इसमें से कौन सा मंजूर शुदा है कौन सा नहीं है? आपने MDA SBCA कहीं जाकर राब्ता किया जी कि इसमें से ये मंजूर शुदा जमीन है या नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ? सर मैं उस वक्त तो नहीं गया था, बाद में जब मुझे इस मामले का पता चला कि भाई ये ज़मीन इनके पास नहीं है, और जब मैं MDA गया कि भाई ये सोसाइटी ओके है, तो MDA के जो SBCA के जो हजरात थे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये अप्रूव है। तो मैंने कहा भाई कितनी अप्रूव है? बोला वो हम आपको नहीं बता सकते कितनी अप्रूव है। तो मैंने कहा भाई आपका डॉक्यूमेंट है 9 एकड़ का और ये लोग ज़मीन ज़्यादा बेच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा आप कंप्लेन कर दें। मैंने कंप्लेन मुख्तलिफ इदारों में करी, सब जगह करी कि भाई ये ज़मीन जो है लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि ज़मीन जो है 200 प्लॉट्स की अप्रूव है, जिसमें से 100 कुछ प्लॉट्स इन्होंने 164 या 165 प्लॉट बेचने की इनको इजाज़त है, और ये तकरीबन 3500 के करीब प्लॉट्स का नक्शा बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। तो सब जगह मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी भी इदारे से कोई जो है वो कार्रवाई मुरत्तिब नहीं आई। एंटी करप्शन ने एक छापा मारा इनके ऑफिस, वो उसके बाद क्या हुआ सेटलमेंट इन लोगों का मुझे नहीं पता। वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने जब्त किया था, वापस उनको रिकॉर्ड वापस कर दिया। एंटी करप्शन छापा भी मारा, लेकिन इससे जो आप बता रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के NOC के अंदर 39 प्लॉट ऐसे हैं जो कि मॉर्गेज हुए हैं, और उसके अलावा 164 प्लॉट ऐसे हैं जो कि सेलेबल है, जो समरी कहती है इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की, जो मेरे हाथ में इस वक्त स्क्रीन में मौजूद है। जी सर। अच्छा फुरकान साहब, मैं क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ है, दानिश मुश्ताक साहब जो डायरेक्टर है इसके, हमने उनसे रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा था जो आप कह रहे हैं आपको कहने दिया जाए, फिर वो जवाब देंगे द अवेलेबल, जब वो आए आके जवाब दें। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद किसी को डिफेम करना हरगिज़ नहीं है। जो जेन्युइन इनके ग्रीवेंसेस हैं हमने रखे हैं, और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं। लेकिन सुन लेते हैं कि दानिश मुश्ताक साहब ने जब हमने राब्ता किया था तो उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। अच्छा अकबर साहब, इसको करने दो, इसको प्रोग्राम ना, कोई ऐसा मसला नहीं है ना किसी भी किस्म का। सही, इसको करने दो। सही, जो सच होगा वो बाहर आ जाएगा, जो झूठ होगा वो बाहर आ जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, अभी इसको करने दो ना। सही, ये हफ्ता मैं बिजी हूँ। सही है, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला मैं खुद बैठाऊंगा आपके प्रोग्राम में लोगों को ना, लेकिन पहले इसको करने दो। जो ये बोलता है इसको बोलने दो। सही है, अगर ये सच्चा होगा, सही है, तो बहुत ही बड़ी बात है ना। सही है, और अगर ये झूठा होगा तो फिर अल्लाह इसको मुंह की खिलाएगा। सही है, तो ये तो वॉइस नोट आया जो उस पर डायरेक्टर हैं इस स्कीम के। तो इससे कबल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद अहम सवाल होंगे, शायद भट्टी साहब से पूछेंगे क्योंकि मामला बड़ा संगीन निस्बत है, और जैन से भी हम पूछेंगे कि बिल्डिंग कंट्रोल के मामला आप देखते हैं जैन कि आखिरकार इस तरह की कितनी और हाउसिंग स्कीम्स होंगी मुबैना तौर पे जिसमें लोग फंसे हुए होंगे, जेन्युइनली ऐसे केसेस होंगे। इस ब्रेक के बाद सारे अहम सवालात और कुछ मजीद हकायक करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम हकाइक रख रहे हैं। हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर आज एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और इन जनरली बात की है कि नैब किस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ बिलखुसूस वो जहाँ पर मंजूर शुदा प्लान कुछ और है और अब दिखा के कुछ और आवाम को इस पर बेवकूफ़ बनाकर उनसे अब पैसा लिया जाता है, इन पर सवालात उठा रहे हैं। एक हाउसिंग स्कैम जो हाउसिंग सोसाइटी है पार्क चाइना टाउन कराची, इसके एक कंप्लेनेंट साथ हैं। ओनर से भी हमने रब्ता किया, आपको बताया कि उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर जो सीएम प्रोड्यूसर है अबू बकर साहब, उनको क्या बोला कि जी अभी आप रब्ता ना करें, एक हफ्ते बाद मैं बताऊंगा, और जो भी सच है झूठ है करने दें, हो जाएगा बेनकाब, जो भी असलियत है पता चल जाएगी। मैं इस पर शायद भट्टी साहब आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। ये एक कंप्लेनेंट है, ये बैठे हैं इस तरह के और सैकड़ों कंप्लेनेंट जिनका जिक्र चेयरमैन नैब भी करते रहते हैं, अक्सर आप लोग भी सुनते हैं। वजह क्या है? बेसिक वजह भट्टी साहब, इनको पता ही नहीं है, वो किसी को भी नहीं पता कि किस तरह ये पता चल सके कि जिस स्कीम का जो इश्तिहार आ रहा है या अखबार में ऐड आ रहा है या प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक पे आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, और इसकी कोई अवेयरनेस ही नहीं है। भट्टी साहब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, आपने बहुत ही सोर पॉइंट को उठाया है। ये तो एक हाउसिंग सोसाइटी जिसको आप आज हाईलाइट कर रहे हैं जी, ये तो एक है, लेकिन आप यकीन करें कि क्योंकि मैंने तकरीबन 14 से 15 साल नैब में गुजारे, सैकड़ों की तादाद में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जिनके पास अपने रेगुलेटर का एनओसी नहीं है और वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनकी सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो लेके या तो भाग गए हैं या उन्होंने उसको एम्बेजल कर लिया है। ये बहुत हुआ। सिर्फ मैं आपको बताऊं कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 150 हाउसिंग सोसाइटीज थी। और जो आपने बात की कि होता क्यों है, देखिए ये सोसाइटीज जो हैं ये अपना वो लेटर दिखाती हैं जो इन्होंने रेगुलेटर को लिखा होता है एनओसी के लिए, जबकि इनोसेंट लोगों को ये पता ही नहीं है कि पूरा प्रोसीजर क्या है। और वो लेटर दिखा के ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी ल्योर इन करती हैं। हमारे रेगुलेटर की कमजोरी ये है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो जब वहां पहुंचती हैं तो वो इतने लंबे लूप में डाल दी जाती हैं कि वो, क्योंकि उन्होंने भी पैसे कमाने हैं, उनको पैसे मिलते हैं, वो एड बना देते हैं और बड़े ल्यूक्रेटिव किस्म के, बड़े अट्रैक्टिव किस्म के एड्स होते हैं जिसको देख के लोग जो है अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। पिंडी नैब ने एक मरतबा 2014 में ये एक्सरसाइज की थी कि जितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनके नुमाइंदों को बुलाया, रेगुलेटर्स को बुलाया, आरडीए वालों को बुलाया, सीडीए को बुलाया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वन विंडो सिस्टम रखें जिसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी वाला जाता है तो वो आरडीए या सीडीए या कोई भी रेगुलेटर या एमडीए जैसे कराची का है या एससीबी है, वहां से ये कंफर्म कर सकें कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तब भट्टी साहब, उनके लिए अच्छा ये वक्त गुजर गया। मिसाल के तौर पे इस केस में जो हम डिस्कस जैसे कर रहे हैं कि इन्होंने ले लिया, अब पैसे चले गए, इन्होंने फिर वापसी में चेक्स मिले, वो चेक्स भी बाउंस हो गए, इन्होंने चेक बाउंस होने की एफआईआर भी कटवा ली, फिर इन्होंने नैब को अप्रोच किया। भट्टी साहब, जहां पर मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरे सामने खत है, इन्होंने नैब को लिखा। अब नैब को लिखा खत और नैब ने क्या किया? अभी तक तो नैब ने भी कुछ नहीं किया। तो ये वजह क्या है भट्टी साहब? नैब क्यों इतनी प्रोएक्टिव नहीं है इन केसेस को ले सकती जिसमें आम आदमी का पैसा फंसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस जो हैं, चेयरमैन नैब का आपने खुद भी वो सुनवा दिया है जी। उनकी बात सुनवाई है जिन्होंने कहा है नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज को मैक्सिमम उठाया है और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया है और लोग भी किसी और जगह नहीं जाते, नैब को ही अप्लाई करते हैं। मैं समझता हूं कि सिर्फ जो पहला, अगर तो मुझे पता नहीं है कि डेट क्या है जिस तरीके पे इन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन नैब का जो पहला वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 2-3 महीने लगता है, जिसमें वो लोगों को अप्रोच करते हैं और ये चेक करते हैं माफ कीजिएगा कि ये जेन्युइन केस है या नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नैब ऐसे केस में जिसमें बहुत सारे इफेक्टिव्स और बहुत सारे मुतासरीन हो, नैब उसको छोड़ दे, पर्टिकुलरली हाउसिंग सोसाइटीज को। ये होगा नहीं। जरूर या तो लोड ज्यादा है, इस वक्त उसकी बारी नहीं आई है नैब के उसके दायरे में, या अभी तक ये एक सिंगल फुरकान साहब पहुंचे हैं नैब में और कोई आदमी नहीं पहुंचा कोई। क्योंकि देखिए स्कैम को तो उठाया जा सकता है, अगर सिंगल आदमी का कोई डिस्प्यूट है किसी के साथ तो वो एक सिविल डिस्प्यूट कहलाता है, वो फिर उसको नैब नहीं उठाती। लेकिन अगर बहुत सारे फैक्टरीज हैं और वो स्कैम है तो नैब उसको डेफिनेटली। सर, ये बहुत सारे फैक्टरीज तो होंगे, मैं पूछता हूँ इस पर फुरकान साहब से, लेकिन जैन आपकी इस पर क्या इस बारे में इत्तलात हैं और ये कितना बड़ा आपको लगता है, क्योंकि इस तरह के और कितने ऐसे स्कैम्स होंगे? एसबीसी कर क्या रहा है आखिरकार? आप अच्छी तरह जानते हैं एसबीसी के अंदर के मामलात को भी। जी, अगर सिफान कराची के हवाले से बात की जाए तो कराची में भी मुताद्दिद ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये मामलात हैं, जहाँ लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से जो है वो प्लॉट ख़रीदे या फ्लैट बुक करवाए या विलास जो एक 1 यूनिट घर होता है वो बुक करवाए। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि कई साल गुजर जाने के बावजूद ना ही उन्हें वो जगह मिल सकी, ना घर मिल सका। वो एक जो लोगों की उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी कि जी उन्हें कोई अपना घर या वो अपनी कोई जगह ख़रीद सकते हैं, उस तरीके की सूरत हाल नहीं हो सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए इदारों की तो कराची में मुताद्दिद इदारे मौजूद हैं। कराची की जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम है। कराची में कराची तरक्याती इदारा जिसे हम KDA कहते हैं उसके पास भी इख्तियार मौजूद है। इसी तरीके से हुकूमत सिंध के मातहत चलने वाला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा मौजूद है, मास्टर प्लान का इदारा मौजूद है। इसी तरीके से दीगर इदारे मौजूद हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम को ये मालूमात फराहम करें कि अगर वो कराची के किसी हिस्से की कोई ज़मीन खरीदने का इरादा रखते हैं
तो उनके पास तफसीलात मौजूद हों। लेकिन जो सूरत हाल कराची की इन इदारों के हवाले से नज़र आती है वो इंतहाई ख़राब नज़र आती है। अगर आप एक प्लॉट ख़रीदने के लिए उसकी मुताल्लिक मालूमात हासिल करना भी चाहेंगे तो आपके लिए ये मरहला इतना मुश्किल होगा कि आप चाह कर भी जो है वो उसको मालूम नहीं कर सकेंगे। ये एक सबसे बड़ी ये समझे कि एक कमी है, ये कोताही है इदारों की, जिसकी वजह से इस तरीके से लोग इन स्कीमों का हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ अपनी जमा पूंजी लगाते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं और उसके बाद इन दी एंड सूरत हाल यह रहती है कि ना उनके पास पैसे रहते हैं ना उनके पास जगह रहती है। अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ मुकामात की तो 3 महीने पहले कराची का यासीनाबाद का एक इलाका था जहाँ से लोगों ने एहतजाज किया था और केस रिपोर्ट हुआ था, जहाँ एक बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डर ने जो है वो कई लोगों को एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच दिया था। फिर अजीजाबाद थाने में कंप्लेनर्स पहुंचे थे, फिर उसके बाद पूरी सूरत हाल सामने आई। इसी तरीके से कराची की बेशतर सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर सूरत हाल यही है, लोगों ने 10-10 साल से 15-15 साल से 20-20 साल से पैसे दे रखे हैं सोसाइटीज में प्लॉट्स के लिए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ना उनके पास वो पैसे हैं, ना कोई ज़मीन मौजूद है, ना कोई इदारा जवाबदेह है। इदारे ये कहकर जान छुड़ा देते हैं कि ये एक प्राइवेट सोसाइटी है और इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं आती, आपने ये जिनसे खरीदा है वो इसके जिम्मेदार है। लेकिन जो आखिरी सूरत हाल जो सबसे बड़ा जिसका नुकसान है, जो विक्टिम है वो आवाम है, वो शहरी है जो अपनी पूरी ज़िंदगी के पैसे सिर्फ इस उम्मीद से लगाता है कि वो कराची में अपने लिए एक घर बना सके, अपने घर में रह सके, इस उम्मीद से वो ये पैसे देता है। लेकिन सूरत हाल ख़राब है। इसके अलावा दूसरी एक सबसे अहम चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध की और वफाकी हुकूमत की दोनों की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को जो है वो अहमियत की निगाह से देखे। वो मसला ये है कि कराची में हुकूमत की जानिब से रिहायशी स्कीमें जो है वो मुतारिफ नहीं कराई जा रही है। पहले कराची तरक्याती इदारे की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर स्कीम्स लॉन्च की जाती थी, वो हुकूमत पाकिस्तान की सिंध हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की स्कीम होती थी जिसकी इस बात की तस्दीक होती थी कि यहाँ पर दिए जाने वाले पैसे हुकूमत सिंध के पास जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पर कहीं फ्लैट्स बने नजर आए, कहीं जो है वो 1 यूनिट घर भी बने नजर आए और कहीं जो है वो प्लॉट्स रहे, तो शहरियों का पैसा भी महफूज रहा और उन्हें जगह भी मिली। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कई साल गुजरने के बावजूद कोई स्कीम हुकूमतों की जानिब से जो है वो अनाउंस नहीं की गई है। शहरी मजबूरन प्राइवेट सोसाइटीज़ के पास जाते हैं, प्राइवेट अफराद के पास जाते हैं सस्ती रिहाइश की तलाश के लिए। और अगर बात की जाए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो इदारा मौजूद है उस इदारे की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। जहां एक जानिब इन सोसाइटीज़ के मामला जो है वो सबके सामने है, इसी तरीके से शहर के आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पोर्शंस बनने का जो अमल है वो जारी है। किस तरीके से उनकी NOC जारी कर दी जाती है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाती है, किस तरीके से अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं इन सोसाइटीज़ के हवाले से, जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत जो दीगर इदारे हैं वहाँ की NOCs मौजूद है। चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है इन इदारों के पास कि ये देख सकें कि जो इश्तिहार सोसाइटीज़ वाले दे रहे हैं वो कितने रकबे का इश्तिहार दे रहे हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि ये पूछ सके कि आपने अगर 200 प्लॉट की ज़मीन आपके पास मौजूद है तो आपने कैसे 500 प्लॉट जो है वो बेचे हैं। इस हवाले से नैब की जो सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों में सामने रही वो काबिल सताइश सूरत हाल सबके सामने रही। नैब ने इस मामले को देखा, लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो जिम्मेदारी है वो उन इदारों की है जो कराची में मौजूद है, जिनका ये और काम उनमें है। उन इदारों में खौफ सा जैसे कहा जाए, जैन आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि नैब के छापों के बावजूद भी वो खौफ नहीं है उन इदारों के अंदर कि उनको कोई पकड़ेगा, जिस वजह से ये सारा मामला चल रहा है अभी भी। लेकिन फुरकान साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि आपने अपनी कंप्लेन में लिखा कि मस्कूरा वाला शख्स जो है, जो अशखास हैं, आपने जिक्र किया है कि वो स्टेट बैंक हाउसिंग स्कीम के नाम पर भी लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं, जिसके खिलाफ नैब मुतासर लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई हैं। ठीक है, लेकिन अभी शहजाद भट्टी साहब ने सवाल पूछा कि अभी आपके साथ और भी लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है या आप अपना एक जाती आपका मामला है? भी लोग हैं लेकिन अभी सामने कोई नहीं आया। अभी फिलहाल मैं हूँ और मेरे साथ जो रिलेटिव मेरे जिनको मेरे जानने वालों को मैंने प्लॉट्स दिलाए थे तो वो हैं अभी, और बाकी लोग तो अभी मेरे सामने नहीं आए। 2-4 लोगों ने मुझसे रब्ता किया था लेकिन वो डर के मारे या क्योंकि ये काफ़ी असर रसूख वाले लोग हैं बिल्डर्स, तो इस वजह से लोग मेरे साथ नहीं आ रहे। और ये 2016 या 15 या 16 में स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 45 के नाम से ये दानिश मुश्ताक और इनकी जो टीम है ये पहले भी बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुकी हैं। इसकी टीवी पे न्यूज़ भी आई थी और नैब में इसका केस भी चल रहा है। अभी किस पोजीशन पे उसकी मुझे डिटेल नहीं मालूम। एंटी करप्शन में भी इन्होंने इनको अरेस्ट किया था, नैब ने भी इनको अरेस्ट किया था, फिर ये बाहर आ गए। फिर अब ये नई सोसाइटी इन्होंने 2018 में ये लॉन्च की पाक चाइना टाउन, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की।
और अभी मेरा भी ये वही हाल है जो बाकी सब पुराने लोगों का हाल है। सही है। जो इस मामले में दीगर लोग इस वक्त मुलव्वस हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा है, जो मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, उनकी भी आपको मौक़िफ़ सुनवाएंगे और देंगे, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स इंतहाई अहम है जिसमें आम आदमी का पैसा फंस जाता है और फिर वो रोता रहता है, उसकी जमा पूंजी पूरी चली जाती है और सब रेगुलेटरी इदारे सोते रहते हैं। आखिरकार क्यों, सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं और आखिरकार ऐसी फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सामने वजूद में आती हैं वो कहाँ कहाँ से होती हुई यानी गुजर कर होता है ये पूरा प्रोसीजर, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, एग्जैक्टली रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसमें कहाँ लूप होल्स हैं। इस प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं। नैब आखिर क्या कर सकता है, नैब को क्या करना चाहिए, भी बात हो रही है। एक स्कीम पाक चाइना टाउन कराची जिसके मुतासिर हमारे साथ बैठे हैं, मुतासिर शख्स। मैं लखानी साहब इससे पहले आगे बढ़ूँ और भट्टी साहब का भी ओपिनियन लूँ। आपने जो बताया नाम, उसमें आपने एक जो नाम बताया दानिश मुश्ताक, जो 1 एकड़ 20 घंटा जमीन है, ये आसिफ मेमन साहब की, ये इनका मामला क्या है इस पूरे मामले से? सर आसिफ मेमन साहब की जो मुझे बाद में नॉलेज मिली उसमें यह है कि आसिफ मेमन साहब इस ज़मीन के ऑनर हैं जी, और इन्होंने एक सोसाइटी के लिए एप्लीकेशन जो तरीक़ेकार होता है वो दी गई, वो अप्रूव हुई। उसके फिर डायरेक्टर ये दानिश मुश्ताक और सीएस वगैरह सब ये दानिश मुश्ताक देखते थे और इसके इनके बेशुमार एजेंट्स हैं, जिसमें एक हाशिम बुखारी, जहांजेब आलम, जिन्होंने मेरे साथ जो है मुझे चेक्स दिए और मुझसे प्लॉट लिए, और बेशुमार इनके एजेंट्स हैं जो इस तरह लोगों को। अच्छा, आसिफ मेमन साहब ने जमीन ली और एसबीसी में जो प्रोसीजर था वो फॉलो उन्होंने किया और उनकी जमीन की मिल्कियत उनकी है, जमीन की। बिल्कुल बिल्कुल ज़मीन उनकी मलकियत है। ये भी मुझे जब एसबीसी से ये डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी तरीके से असर रसूख से मैंने हासिल किए तो मुझे पता चला कि आसिफ मेमन साहब के नाम पर ज़मीन है। और हमने जब आसिफ मेमन साहब से रब्ता किया और उनसे पूछा कि आखिरकार ये जो पाक चाइना टाउन का मामला है, ये आखिरकार इससे आपका कोई ताल्लुक, तो उन्होंने क्लियरली बताया अपना मौक़िफ़ कि उनका कोई जमीन की मिल्कियत तक है। उसके बाद जो भी है दानिश मुश्ताक साहब से सवाल पूछा जाए। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। मेरी कोई कमेंटमेंट नहीं किया, मेरा 9 एकड़ 20 गुंठा है, वो दानिश मुश्ताक साहब करते हैं, हम उनसे बात करें, मेरा कोई वास्ता नहीं है उससे, ठीक है ना? नहीं, मेरा वास्ता नहीं है। आप दानिश मुश्ताक पाक चाइना टाउन से मेरा कोई वास्ता नहीं भाई, मेरा पाक चाइना टाउन कराची है जनाब। भाई मैं 9 एकड़ 20 गुंठा का मालिक हूँ, अगर किसी ने कुछ किया हो तो मेरा क्या वास्ता मेरे भाई। एंटी करप्शन में अगर गए होंगे तो लोग गए होंगे तो पहले मुझे बुला लेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। दानिश मुश्ताक को जानते हैं, उनसे मुलाकात कर लें आप, ठीक है ना? उन्होंने कहा मेरा कोई वास्ता नहीं। फुरकान लखानी साहब, जब एक साइन करेंगे तब वो सोसाइटी के पेपर्स या सब चीज़ें एमडीए में, एसबीसीए में सब जाती हैं जो अप्रूव हुई, जिसका लेटर, जिसकी कॉपी आपको मैंने दी है या आप जो स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो लेटर, वो मैप वगैरह सब कुछ जो है वो पाक चाइना टाउन के नाम से अप्रूव हुआ। एसबीसीए में प्रपोजल प्लान जाता है, सब कुछ होता है, फिर ये सोसाइटी के पब्लिसिटी का अनाउंसमेंट होता है। उससे पहले हर सोसाइटी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स वगैरह को जो है वो कुछ प्लॉट सेल कर देती है। जब पब्लिसिटी की अलाउ मिलता है तो जब आम पब्लिक आती है लेने के लिए तो वो इन्वेस्टर से या जो उनके पास सोसाइटी के पास अपने जो प्लॉट बचे हुए होते हैं जो सेल नहीं हुए थे वो आम पब्लिक को भी सेल करते हैं। ये तो मैं मतलब एक बंदा हूँ, ऐसे कई लोग हैं इस सोसाइटी के जो 3-3.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक मुख्तलिफ इनके जो एजेंट्स या जो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे धोखा खा के बैठे हुए हैं। और वो हर बार आपको जो है वो एक आप इनसे बोलें कि भाई ये मुझे प्लॉट सेल करना है तो वो बोलते हैं फलाना पेपर आपकी फाइल में नहीं है, ये पेपर जो है सोसाइटी 3 महीने बाद अलाउ करेगी, ये 6 महीने बाद अलाउ करेगी, फिर बिक सकता है आपका प्लॉट। बंदा इसी आसरे में रह जाता है कि भाई चलो 3 महीने गुजर जाएं, 6 महीने गुजर जाएं, फिर मैं ये प्लॉट सेल करूंगा। सही, क्योंकि प्लॉट असल में खाली कागजों पर है, जमीन तो है ही नहीं। देखिए शाह भट्टी साहब, मैं ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे हाथ में, जो एनओसी वगैरह मिली सोसाइटी को, जिसमें लिखा है कि 9 एकड़ 20 घंटा। लेकिन सवाल ये भट्टी साहब कि एसबीसीए पे इतनी रेड्स हुई, इतने मामलात हुए, गिरफ्तारियां हुई, मेरे ख्याल से हर डीजी के ऊपर एक केस है, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का, किसी पे इलीगल अपॉइंटमेंट्स का, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, बदउनवानी का। उसके बावजूद जो होना चाहिए डिटरेंस, यानी एक खौफ होना चाहिए कि हम आगे ना करें, वो नहीं है। मामला अभी जैन बता रहे थे ना, आप देखें तो जो दीगर मामलात होते हैं इलीगल वो भी चल रहे होते हैं, तकरीबन हर चीज चल रही होती है। शाह भट्टी साहब, कोई रुकावट नहीं है उसमें, वजह क्या है इसकी? मैं फुरकान साहब से माजरत के साथ ये बात बताना चाहूंगा कि होता यह है कि ये जो मालिकान हैं ये अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में रेगुलेटर ने जब तक परमिशन ना दे, जब तक एनओसी ना हो, ना तो एडवर्टाइज कर सकते हैं ना वो सेल कर सकते हैं।
तो वहां ये मालिकान ये करते हैं कि एजेंट मुकर्रर कर लेते हैं और एजेंट को ल्योर इन करते हैं। एजेंट को ये फायदा होता है कि वो फाइलें उसके पास पहले चली जाती हैं मार्केट में जाने से पहले, और वो 4 पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो वो एक किस्म की सेल परचेज शुरू कर देते हैं। जहां तक ये बात है कि रेगुलेटर, तो ये काम सारा रेगुलेटर का है। कैसे हो सकता है कि जो सिविल सोसाइटीज जो है उसको रेगुलेटर ने लुक आफ्टर करेगा? ये अगर रेगुलेटर काम कर रहा होता तो ना तो एंटी करप्शन की जरूरत पेश आती, ना ही नैब को कोई जरूरत पेश आती। रेगुलेटर नहीं कर रहा। ये जितनी भी सोसाइटीज होती हैं इनको अपनी 1/3 लैंड जो है वो प्लेज करनी होती है सोसाइटीज के रेगुलेटर के पास अपनी डेवलपमेंट के माध्यम में। अब अगर इन्होंने प्लेज किए बगैर किसी को एनओसी दे दिया है तो रेगुलेटर जो है वो भी इस चीज का जिम्मेदार है और वो भी इसमें शामिल है। नहीं, जो और आप जो कह रहे हैं प्लेज करने की बात है, जो कि तो नहीं इन्होंने पकड़ते जाके रेजिडेंशियल प्लॉट्स बेरिंग 1 to 163, 1 to L 163 to L 174, यानी तकरीबन जो इन्होंने प्लॉट्स ग्रैंड टोटल ऑफ मॉर्गेज 39 प्लॉट्स इन्होंने रखवाए हैं उधर बिल्डिंग कंट्रोल को एनओसी हासिल करने के लिए। ये मेरे सामने इस वक्त है डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए ना, 39 प्लॉट्स लिखवाए हैं तो ये 1/3 है, तो उसके हिसाब से आप सिंपल सी बात है कि 100 के करीब इनके प्लॉट होने चाहिए। टोटल इनका ये इतना एरिया है। टोटल सेलेबल प्लॉट्स हैं 164, 164 है टोटल सेलेबल प्लॉट्स। जी, रेगुलेटर क्यों सोया रहता है? रेगुलेटर को इमीडिएटली काम ही ये है, पूरा रेगुलेटर्स के जितने महकमे के लोग हैं वो तनख्वाह इसी चीज के ले रहे हैं। उनको एक सर्टेन पीरियड के बाद, मैं एक और बाई लॉ भी बताता हूं आपको कि सर्टेन पीरियड में अगर बिल्डर जो है वो सोसाइटी को डेवलप नहीं करता तो रेगुलेटर जो है उसको टेक ओवर कर सकता है और वो उसी के खर्चे के ऊपर उसको डेवलप करके सोसाइटी को लोगों के हवाले कर सकता है प्लॉट्स को। तो होता यही है कि रेगुलेटर सोया रहता है, नहीं करता, या उसकी होती है, उसके जो इंस्पेक्टर्स फील्ड में फिर रहे होते हैं उनकी कनेमेंट से ये सारा कुछ हो रहा होता है। और ये जो एजेंट्स मुकर्रर किए जाते हैं, जैसे फुरकान साहब के साथ हैंड हो गया है कि ये पहले तो एजेंट्स जो हैं ये खुद कमाई कर रहे होते हैं, लेकिन अब फुरकान साहब को तो वो देखिए मालिकान ने इनको ऐसा हैंड दिखाया जैसे वो कह रहे हैं मालिक मेरा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता कैसे नहीं है? मालिक वही है ना। उन्होंने आगे एक अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया है, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो तो एक एम्प्लॉई है, असल तो मालिक है जिसने एप्लीकेशन दी होगी कि मैंने यहाँ सोसाइटी बनानी है, मेरे पास ये इतनी जमीन है, जब तक बताया ना जाए। तो ये सारा पूरा एक सिस्टम है। मैं डेफिनेट हूं कि नैब के पास अगर ये केस है तो नैब इसको उठाएगी, उसको वो अखबार में देगी, के पास ये कंप्लेन है सर, पता करेगी। वी आर होपिंग, लेकिन आप सही कह रहे हैं, थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि कंप्लेन अभी रिसेंटली दर्ज हुई है। जी सही है। जैन आप उसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद जी करेंगे, वो लोगों को अखबार के जरिए पूछेंगे कि अगर कोई कंप्लेनेंट हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं तो वो नैब के पास आए, अपने क्लेम जमा कराएं, तो फिर डेफिनेटली ये केस को जो नैब जो है वो जैन आप इस पे क्योंकि लास्टली की मुझे जैन बताइएगा अपने कमेंट्स इस सोसाइटी के हवाले से और इस जैसी और सोसाइटीज के हवाले से, क्योंकि एक स्कैम्स की फेहरिस्त है सूबा सिंध में एसबीसीए के जिस तरह के मामलात हैं, ये आप क्या समझते हैं क्यों नहीं खौफ आ रहा है वहां के अफसरान में कि कुछ इस मामलात को रोक सकें डिस्पाइट नैब और एंटी करप्शन की एक्टिविटीज के? जी, अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की जाए तो सूरत हाल यह है कि सबको मालूम है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सिस्टम कैसे चलता है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला अफसरान ने ही तकरीबन 28 अफसरान को सिर्फ इस बुनियाद पर मुअत्तल किया था कि उन्होंने अपने या तो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया था या गैर कानूनी तरीके से जो है वो तामीरात की इजाज़त दी थी। और अब सूरत हाल ये है कि उन 28 अफसरान में से जो इतलात मौसूल हो रही है, तकरीबन 20 के करीब अफसरान ऐसे हैं जिनको वापस बहाल करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और उन्हें दोबारा से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है, उन्हें जो है वो तैनात किया जा रहा है ताकि वो शहर के उन टाउन्स में दोबारा बैठकर एक बार फिर से वही तमाम तर सरगर्मियां सर अंजाम दे सकें जो वो माजी में करते रहे हैं। तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। इदारों की तहकीकात हुई है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो अपने तहत तहकीकात कराई है उसमें भी ये साबित हुआ है कि इन अफसरान ने जो है वो अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, गैर कानूनी तामीरात में मुकम्मल तौर पर इनकी सरपरस्ती शामिल रही है। इसी बुनियाद पर इन्हें मुअत्तल किया गया था और अब असर रसूख की बुनियाद पर इन्हें दोबारा बहाल किया जा रहा है और आला ओहदों पर जो है वो इन्हें बहाल किया जा रहा है। इससे यह बात साबित होती है कि सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनकी सरपरस्ती करते हैं और उसकी सूरत हाल यह रहती है कि बेकसूर और मासूम आवाम जो है वो अपनी जिंदगी भर की कमाई इनके हाथों में सौंपने के बाद खाली हाथ बैठ जाते हैं। ज़ैन अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, फुरकान लखानी साहब का और शहजाद भट्टी साहब का खुशी तौर पर जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने इस मौक़िफ़ दिया इस अहम तरीन मामले के ऊपर। और नैब के पास भी खुली कचहरियों में सब में ज्यादा केसेस हाउसिंग सोसाइटीज के ही होते हैं जब खुली कचहरी लगती है। इस ब्रेक के बाद करेंगे प्रोग्राम को कंक्लूड, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हमने हकाइक सामने रखे किस तरह से हाउसिंग स्कैम्स पाकिस्तान में जो दरपेश आते हैं और एक आम आदमी को मुतासिर करते हैं। उसकी जमा पूंजी, सारी जमा पूंजी इस वक्त एक आम आदमी की ख़त्म हो जाती है। इन हाउसिंग स्कैम्स के हवाले से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और चेयरमैन नैब से जाते जाते ये रिक्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने हाउसिंग स्कैम्स को टेकअप किया है और उन्होंने इंश्योर किया है कि जो भी इफेक्टी है उसको पैसा वापस मिले। तो ये भी एक और स्कैम है। कंप्लेन नैब के पास जा चुकी है। जो भी हकायक हैं उस पर नैब आगे बढ़े और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इस उम्मीद के साथ फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।